हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फुल टेस्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं और फुल टेस्ट जब भी शुरू हो गया है, अभी 1 से लेके ऑलमोस्ट 7 पेपर्स है, आपको कंपलसरी देना ही है जिससे आपका ब्रेन अडेप्ट होगा। फुल टेस्ट में जब हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे तभी धीरे धीरे आपका ब्रेन अडेप्ट होगा फॉर द मेन फाइनल एग्जाम, इसलिए फुल टेस्ट इज कंपलसरी, देना ही है, वो ध्यान रखोगे। चलो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 151 जो कि एनिमल किंगडम से है। स्टेटमेंट 1 दैट इज एंटेरोबियस इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी हैंस कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। तो इसमें क्या गलती है कि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी नहीं है, इसका सिलिंड्रिकल बॉडी है, सिलिंड्रिकल बॉडी या तो सिलिंड्रिकल वर्म्स बोलते हैं उसे, ठीक है। और एक चीज याद रखोगे, एंटेरोबियस प्लेटेलमेंथिस नहीं है, ये एस्केलमेंथिस है। तो ये स्टेटमेंट आपको पता ही चल रहा है क्या है, गलत है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखो, इन एंसाइलोस्टोमा फ्लेम सेल्स आर हेल्पफुल इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नो, एंसाइलोस्टोमा भी एस्केलमेंथिस है, तो इसीलिए ये पॉइंट एप्लीकेबल है फ्लेम सेल्स फॉर प्लेटेलमेंथिस, फॉर रोटिफोर्स, फॉर एम्फिऑक्सिस एंड सम एनालिड्स। ये मैं लिख के यहाँ पे देती हूँ, जो आप एक काम करना, नहीं तो पेज नंबर 291 का फर्स्ट पैरा देख लेना। ओके, फर्स्ट पैरा, तो तुम रीडिंग भी कर लोगे और तुम्हें याद भी रह जाएगा कि फ्लेम सेल्स किस में हैं। फाइन, रोटिफर्स में, प्लेटेलमेंथिस में, सम एनालिड्स में और सेफालोकॉर्डेटा में। ये इसके लिए नहीं होगा, इसलिए आंसर ये येलो में मार्क करके रखा है। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 151 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 एनिमल टिश्यू से है। मार्क द करेक्ट पेयर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मार्क द करेक्ट पेयर, तो ए यहाँ पे आ गया। dense irregular connective tissue, tendon, erythropoiesis, cartilage, adipose tissue this and cartilage loose connective tissue। आंसर मैंने सब सी जो येलो कलर है उसी में मार्क करके रखा है। एडिपोस टिश्यू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये करेक्ट क्यों है। एडिपोस टिश्यू एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू भी है और लूज कनेक्टिव टिश्यू भी है। एडिपोस टिश्यू का रोल होता है फैट को स्टोर करना। जब भी हमारे शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, तब इंसुलिन का रिसेप्टर एडिपोसाइट्स में भी होता है, तब इंसुलिन उसे इंस्ट्रक्ट करता है और वो शुगर को कन्वर्ट करके फैट बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। ओके, तो एडिपोस टिश्यू इसीलिए इसे कंसिडर किया जाता है एज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि उसके सरफेस में इंसुलिन का रिसेप्टर है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसके सरफेस में क्या है, इधर लिखते हैं, वेट। Adipose tissue is a specialized connective tissue because उसके surface में, surface bear the insulin receptor, surface में insulin receptor है, इसलिए स्पेशल है। तो आंसर तो ये है, सी है। बाकी देखते हैं गलत क्यों है। dense irregular connective tissue, जब हम irregular word यूज करते हैं, इसमें पैरेलल बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स नहीं है, इसमें स्कैटर्ड है कोलाजन फाइबर। जब भी स्कैटर्ड रहेगा कोलाजन फाइबर तो टेंडन नहीं रहेगा, क्योंकि टेंडन इज एन एग्जांपल ऑफ dense regular connective tissue। ओके, डेंस रेगुलर, क्योंकि टेंडन इज नथिंग बट अ वाइट फाइब्रस टिश्यू जो कि बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर से बने हैं। और जब भी हम इरेगुलर लिखते हैं, इसमें बंडल्स नहीं है, इसमें फाइबर्स क्या है, स्कैटर्ड है। ओके, ये ध्यान रखना। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बेस्ट एग्जांपल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है स्किन, वो याद रखोगे। नेक्स्ट इसमें देखो एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड सेल फॉर्मेशन साइट। ब्लड सेल फॉर्मेशन साइट कार्टिलेज नहीं होगा। अगर इसमें बोन मैरो रहता तो करेक्ट होता, या तो बोन भी रहता तो करेक्ट होता, तो बोन मैरो। और एक चीज आप याद रखना कि पेज नंबर 104 में दे मेंशन कि बोन मैरो में, सभी बोन मैरो में ब्लड सेल्स फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ कुछ ही बोन में, सम बोन मैरोस आर द साइट फॉर एरिथ्रोपोइसिस और अदर ब्लड सेल्स फॉर्मेशन उस साइट है, सम नॉट ऑल, ठीक है, वो ध्यान रखोगे। सम बोन मैरो इज एसोसिएटेड विद एरिथ्रोपोइसिस और हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस का मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। फिर है कार्टिलेज। लूज कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज नहीं है, क्योंकि ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आपका आता है बोन एंड कार्टिलेज, ये ध्यान रखना है। तो ये आप पॉइंट्स देख लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 हमने बायोमोलिक्यूल से डाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये करेक्ट है, क्योंकि प्रोटीन्स हेट्रोपॉलीमर्स से रहते हैं, होमोपॉलीमर्स नहीं होता। प्रोटीन्स आर नॉट होमोपॉलीमर्स, ये ध्यान रखोगे। आप 1 इसमें 47 में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर द 4 लेवल्स। यस, बायोलॉजिस्ट उन्होंने 4 लेवल्स में किया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब फिजिसिस्ट बोला जाता है, केमिस्ट बोला, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे
उसे 3 लेवल में, लेकिन बायोलॉजिस्ट उसे 4 लेवल में डिस्क्राइब किए। एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इन दैट बेसिस यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड सी टर्मिनल। नो, सी नहीं होगा, इसमें एन टर्मिनल होगा। कभी भी प्रोटीन का जब स्ट्रिंग स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वन इज NH2 ग्रुप रहता है, इसलिए वो एन टर्मिनल होगा, और लास्ट में एंड होता है सी में, इसलिए उसे सी टर्मिनल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने डाला हुआ था फर्स्ट, इसलिए ये गलत है। फाइन। नेक्स्ट देखो, एडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। यस, क्योंकि इसमें 2 अल्फा सब यूनिट है और 2 बीटा सब यूनिट्स है, इसीलिए इसमें 4 सब यूनिट्स हेमोग्लोबिन का होता है। तो इसमें आपको मार्क करना था कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 4 करेक्ट है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें फर्स्ट मेंशन है और सी दिया है। अगर यहाँ पे फर्स्ट होता तो यहाँ पे एन देना चाहिए था, सी नहीं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर से है। एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस क्या है? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स या इंटेस्टाइनल जूसेस होंगे, इसको इंटेस्टाइनल जूसेस बोलते हैं, जिसमें कॉम्पोजिशन किसका होगा? गोबलेट सेल का प्लस इंटेस्टाइनल एंजाइम्स और अदर सिक्रेशन, इसलिए ये करेक्ट है। फाइन। ये गलत क्यों है? बाइल जूस सीरो डाइजेस्टिव जूस है, क्योंकि बाइल जूस जो होता है वो बनाता लीवर है और कंसंट्रेट होता है गोल ब्लैडर में। फाइन। लेकिन बाइल जूस में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है, बिकॉज बाइल जूस का रोल होता है इमाल्सिफिकेशन, क्योंकि वो फैट डाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। क्लियर? तो इसमें ये आंसर आपको मार्क करना था बी। एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियास, इसमें होगा ही, बिकॉज पेनक्रियास सिक्रीट करता है बहुत सारे एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, न्यूक्लिएजेस एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स है जो पेनक्रियास सिक्रीट करता है। एक चीज याद रखना इसमें आ सकता है कि एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास में उस सेल को क्या बोलते हैं, तब बोलोगे एसिनर सेल, और एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास को क्या बोलते हैं? आइलर्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एक्सोक्राइन वाला एसिनर। अगर ये वर्ड लिख लिया तो आप समझ जाना दे टॉकिंग अबाउट एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास, और अगर वहां पे लिखा आइलर्स ऑफ लैंगरहैंस के बेसिस पे, तब समझ जाना दे टॉकिंग अबाउट या आस्किंग यू अबाउट हार्मोन्स, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें देखो सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीशन। सैलिवरी ग्लैंड आपको पता ही है कि सैलिवरी एमाइलेज सिक्रीट करता है और लाइसोजाइम भी सिक्रीट करता है, तो वो एंजाइम सिक्रीट करता है, इसलिए बेस्ट आंसर इसमें था बी, और वही आपको मार्क करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे, जो बायोमोलिक्यूल से है। Carbonic anhydrase which increases the speed of the formation of carbonic acid during carbon dioxide transportation। हमें ये पता है कि एरिथ्रोसाइट इज अ मेन एरिया जहाँ पे वो रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? जिसमें CO2 वाटर से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, फिर उसके बाद आपका बनता है हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन 70% तक होता है। ओके, तो इस चीज में आपको एक चीज याद रखना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारे कौन से एरिया में ज्यादा एप्रोप्रिएट वे में काम करता है, जिसका परसेंटेज बहुत हाई रहता है, तब द बेस्ट आंसर इज आरबीसी। अब ये भी है कि एंजाइम क्या प्लाज्मा में नहीं रहेगा? क्या रहेगा? प्लाज्मा में रहेगा, लेकिन आरबीसी के अंदर ही ये रिएक्शन होता है, इसलिए हमें इसमें बेस्ट आंसर, जब भी तुम्हें कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बेसिस पे पूछा जाए, आप एरिथ्रोसाइट ही मार्क करना। ओके, और एक चीज याद रखना कि बाइकार्बोनेट आयन 70% हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन होता है। 70% किस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है? बाइकार्बोनेट आयन, भूलना नहीं है। और एक चीज याद रखना कि बाइकार्बोनेट आयन में से सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में से सोडियम बाइकार्बोनेट का परसेंटेज ज्यादा बनता है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन का परसेंटेज थोड़ा सा कम रहता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 आपको पूछा गया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर से, जो कि पेज नंबर 197 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम अ वाइटल ऑर्गन व्हेन सोडियम लेवल गेट्स इंक्रीज्ड इन ब्लड? तब इसमें बेस्ट आंसर एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर होगा, बिकॉज आपको पता है जब भी हमारी बॉडी में सोडियम लेवल इंक्रीज होता है, उसके एक्सक्रीशन के पीछे एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर का ही हाथ है, जो हार्ट सिक्रीट करता है। इसलिए यहाँ पे जो मैंने वाइटल ऑर्गन मेंशन किया है वो एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है टुवर्ड्स द हार्ट। अच्छा, थोड़ा सा और मैकेनिज्म याद रखना, जब भी हमारे बॉडी में सोडियम लेवल कम होता है तब कौन सा सिक्रीट होगा? तब वैसोप्रेसिन सिक्रीट होगा, जिसको हम लोग एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, और साथ ही साथ और एक हार्मोन काम करेगा, एल्डोस्टेरोन। लेकिन
लेकिन जब भी हमारी बॉडी में सोडियम लेवल बढ़ेगा इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रास मैकेनिज्म चल रहा बहुत देर तक, जिसे हम लोग बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम अगर कंटिन्यूअस हो रहा है, या तो हमारी डाइट में सोडियम लेवल किसी कारण इंक्रीज हो गया, तब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हार्ट जो है वो उसे सेंस कर लेता है। बिकॉज सोडियम जो होता है एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है, जब हार्ट के वॉल की तरफ तेजी से थोड़ा सा फास्ट ब्लड पहुंचेगा तब हार्ट उसे सेंस करके तुरंत एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर सिक्रीट करके किडनी के एफरेंट आर्ट्रियल को डायलेट करके पहले किडनी को बचाएगा, किडनी को बचा के यूरिन से एक्सक्रीट करा देगा सोडियम का एज वेल एज वाटर का, तब यूरिन आउटपुट पे बहुत हाई होगा, वो ध्यान रखना है। ओके, तो एल्डोस्टेरोन वाला मैं लिख दूं, ये क्या करता है, सोडियम लेवल हाई करता है बॉडी में, ये करता है सोडियम लेवल लो जब भी जरूरत हो। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, सोडियम लेवल हाई करता है। ओके, जब लो है उसे हाई करता है, ये लो है हाई करेगा, ये हाई है लो करेगा। और एंजियोटेंसिन एक रास मैकेनिज्म का एक पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन लाइक फैक्टर है, रास मैकेनिज्म में एक्ट करता है, जो एंजियोटेंसिन 2 उसमें से वैसो कंस्ट्रिक्टर है और एंजियोटेंसिन 1 जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्टर नहीं है, ध्यान रखना। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं क्योंकि आगे आपको फुल टेस्ट और मिलेगा, या तो नीट में ही इससे क्वेश्चन आ सकता है, जो कि पेज नंबर 197 इंपॉर्टेंट है भी एक्सक्रीशन से। एक चीज ध्यान रखना कि एंटी डायरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन दोनों वैसो कंस्ट्रिक्टर है, क्योंकि वो दोनों एफरेंट आर्ट्रियल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं और जीएफआर रेट को इंक्रीज करते हैं। लेकिन जो एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर है वो वैसो डायलेटर है, क्योंकि उसको जल्दी से जो रास मैकेनिज्म का इफेक्ट दिख रहा है एरिया में, जो कि एफरेंट आर्ट्रियल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, कौन एफरेंट आर्ट्रियल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, एंजियोटेंसिन 2, उसी कंस्ट्रिक्शन को अगर रोका नहीं जाए तुरंत, अगर बहुत देर तक ये रन कर रहा है रास मैकेनिज्म, तो हो सकता है कि एफरेंट आर्ट्रियल डैमेज हो जाए। उस डैमेज से बचाने के लिए तुरंत हार्ट एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर सिक्रीट करके एक्सक्रीशन तो सोडियम का कराएगा ही, वो तो करेगा ही, सोडियम लेवल लो भी कराएगा, बीपी भी लो कराएगा, लेकिन एफरेंट आर्ट्रियल को डायलेट कर देगा जिससे कि वो फटे ना। ओके, इस तरह से कुछ हार्मोन्स हमारे सिस्टम में हमारी पूरी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं और हमारे सिस्टम को बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखते हैं। ओके, तो अब 156 जितना मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 197 को जाके घर में या जब भी एग्जाम दे रहे हो, वीडियो अब देख रहे हो, अभी 197 आप निकालो एनसीईआरटी में, निकाल के एक बार रीडिंग कर लेना कि बहुत अच्छे से वहाँ पे मेंशन किया गया सब कुछ। ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 आपको बायोटेक से पूछा गया है, बायोटेक के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देखो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन इसमें बेस्ट आंसर है, बिकॉज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन हम यूज करते हैं उसका टीआई प्लाज्मेट, जिसमें हमने टी-डीएनए को निकाल के उसमें हमें अपना डीएनए डाल देना है और उसको हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं फॉर प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो दिस थिंग इज यूज फॉर, दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज यूज फॉर प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशन। और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया है जो खुद से अपना टीआई प्लाज्मेट प्लांट सेल में डाल के आता है। ओके, प्लांट सेल ट्रांसफॉर्मेशन वो याद रखना है। और एक चीज इसमें क्या होता है, टीआई प्लाज्मेट जिसके हम टी-डीएनए में अपना एलियन डीएनए डालते हैं। ओके, बाकी तुम देखो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe जिससे हमारा HIN2 या तो HIN3 डिराइव होता है, 2 या तो HIN3, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। एस्चेरिचिया कोलाई से इको R1 और इको R5, ये 2 याद रख लेना। और बैसिलस एमाइलोक्यूफेसियन से BAMH1 जो कि टेट्रासाइक्लिन के पार्ट में दिया हुआ है पेज नंबर 199 में। ओके, अभी पेज नंबर 199 निकाल लो, वहाँ पे देखो टेट्रासाइक्लिन जीन में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है वो BAMH1 है और SUL1 है। उसी से ये बैक्टीरिया का नाम यही है कि बैसिलस एमाइलोल्यूकोफेसियंस, ये याद रखना है। ओके, तो तुम्हें याद रखना है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से HIN2 और HIN3 में, HIN2 क्या है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो उस दिन हमने 19 के वीडियो में भी बात किया था। ओके, और HIN3 जो है, HIN3 आपके उसमें लिखा हुआ है PBR 322 में, दैट इज पेज नंबर 199 में, देखना आपको मिल जाएगा। एक चीज और, इको ज्यादातर जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं एंडोन्यूक्लियस, ज्यादातर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, कुछ ब्लंट एंड वाले हैं, जैसे इको R5 ब्लंट एंड देगा। ओके, HIN2 ब्लंट एंड देगा, PVU2 ब्लंट एंड देगा। ठीक है, PVU2, HIN2 एंड इको R5 ब्लंट। बाकी जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे एनसीईआरटी बुक में है सभी स्टिकी एंड्स हैं। ओके, बाकी जितने हैं, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी तुम्हें मिलेंगे बायोटेक के उस चैप्टर में, सब
क्या है, स्टिकी प्रोड्यूस करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। बस इतना याद रखने से हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 तुम्हें पूछा गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पेज नंबर 54 एनसीईआरटी 12 से। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? तो इसमें द बेस्ट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये बनाता है हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, स्टोर्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, स्टोर्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसे बोलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हमारे मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स में भी कंट्रोल करता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में भी। एक चीज याद रखना ना, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के पीछे किसका हाथ है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। जब भी फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से हाइपोथैलेमस की तरफ सिग्नल जाता है तब ऑक्सीटोसिन कम अमाउंट में आके यूट्राइन कंट्रैक्शन कराता है, माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल माइल्ड वे में या तो कम कंसंट्रेशन ब्लड में है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के टाइम में, धीरे धीरे वही ऑक्सीटोसिन जाके पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा और ऑक्सीटोसिन खुद ही अपना टाइटर या कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज कराएगा, करा के फिर वाइल्ड कंट्रैक्शन या तो बहुत फास्ट कंट्रैक्शन करा के एक्सपल्शन करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना और पेज नंबर 54 पढ़ लेना क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स लिखा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है नीट के लिए, वो देख लोगे आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज से पूछा गया। विच डिवाइस फीटेड इन ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस लाइक NO एंड CO? तब बोलोगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स। हमें ये पता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं और जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है उसे कन्वर्ट करके, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करके CO2 बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड को कन्वर्ट करके बनाया जाता है नाइट्रोजन गैसेस। कैटालिटिक कन्वर्टर में कुछ मेटल्स यूज करते हैं जैसे पैलेडियम, रोडियम और प्लेटिनम, वो याद रखना है जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर में लिखा हुआ है। आप एक बार पढ़ लोगे। ये डाटाबेस चैप्टर है, इसको बार बार रिवीजन या तो बार बार रीडिंग करना, आज एक बार किया तो एक दिन छोड़ छोड़ के बार बार रीडिंग करना। जो रीडिंग करने से तुम देखना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल जाएंगे। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 आपको इवोल्यूशन से पूछा गया, पेज नंबर 141 से। When was the prehistoric cave art developed? केव आर्ट, हमारे जो केव आर्ट है जो क्रो-मैग्नन ने किया था, जो बुक में हमारे लिखा नहीं है लेकिन क्रो-मैग्नन जिसे हम लोग बोलते हैं होमो सेपियन फॉसिलिस, ठीक है, जो कि 18,000 ईयर्स में शुरू किए थे और आपके बुक के हिसाब से लिखा है भीमभेटका रीजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भीमभेटका, रुको इसको फिर से लिखते हैं, भीमभेटका रीजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP मध्य प्रदेश। ओके, और ये जो भी तुम्हारा केव आर्ट से लिंक पॉइंट है ये एक्चुअली बोला गया इसके लिए, क्रो-मैग्नन के लिए, क्रो-मैग्नन जिसे हम लोग बोलते हैं होमो सेपियन फॉसिलिस। एक चीज और, 1,000 to 1 lakh to 40,000 ईयर्स वाला जो दिया है, दिस इज फॉर नियंडरथल मैन, नियंडरथल मैन। तो एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा। 75,000 ईयर्स एगो ये दिया है फॉर आइस एज, 75,000 ईयर्स टू दिस 10,000 लिखा था उसमें आइस एज, जो कि आपको पेज नंबर इवोल्यूशन के पेज नंबर 141 में आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना एक बार। और 15 मिलियन ईयर्स से गो दिस इज फॉर ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस प्लस रामापिथेकस, ठीक है, ये देख लोगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 आपको ह्यूमन डिजीज से पूछा गया है। विच गिव्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ डिजीज विद पैथोजन एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन? इसमें देखो आंसर मैंने मार्क करके रखा है इसमें रेड से, ये है आंसर आपका, निमोनिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है। तो बाकी सब में क्या गलत है? मलेरिया प्लाज्मोडियम करेक्ट है लेकिन बाइट बाय मेल नहीं, इसमें फीमेल होना चाहिए था। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफे है करेक्ट, एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इससे स्प्रेड होगा। बाकी है फाइलेरियासिस, उचेरिया बेनक्रॉफ्टी इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, तो उचेरिया बेनक्रॉफ्टी इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के बेसिस पे नहीं होगा, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो कि क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो से स्प्रेड होता है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। तो इसमें ये सब गलत था, इसलिए सबसे बेस्ट आंसर यही था, मतलब एप्रोप्रिएट आंसर आपको यही था, निमोनिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आपके बुक में निमोनिया का और एक बैक्टीरिया का नाम लिखा है जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वो भी आप देख लोगे और वो पेज नंबर आपको पेज नंबर 147 में मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162।
क्वेश्चन नंबर 162 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया, जिसका डायग्राम या उसका मेंशन क्या है एनसीईआरटी 12 के 143 144 में। इसमें देखो, नहीं सॉरी, आई एम रिपीटिंग 162। अब हम क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। पेज नंबर 43 और पेज नंबर 44 में मेंशन है, द लेडिक सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सिक्रीटरी सोर्स ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन का जो प्रिंसिपल हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रिंसिपल एंड्रोजन, ओके, टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टिमुलेटरी इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन मेल। दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोइसिस इन मेल। तो ये बहुत अच्छे से आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर में मेंशन है एंड्रोजन। दूसरा यहाँ पे देखना प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, इंटेस्टाइनल म्यूकस। इसमें इंटेस्टाइनल म्यूकस अगर देंगे तो सकस एंटेरिकस का पार्ट में देख लेना, या तो इंटेस्टाइनल म्यूकस गोबलेट सेल्स देख सकते हो। ग्लूकागॉन कौन सीक्रेट करता है, ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये ध्यान रखना था। लेडिक सेल का और एक नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स है, जो कि सेमनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर प्रेजेंट होता है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन विद द इफेक्ट ऑफ एलेट सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। उतना ध्यान रखना है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। अब हम क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा है और गैमेटोजेनेसिस पोर्शन से, पेज नंबर 47, ओके, वो देख लोगे। ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड XY क्रोमोसोम। यही मार्क करना था क्योंकि यहाँ पे पेयर्स लिखा है। जब भी पेयर्स लिखा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 46 आ ही जा रहा है, 44 प्लस XY, तभी जाके 46 होगा, बिकॉज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉयड 2n, ठीक है, यही मार्क करना था आपको। क्लियर? डिप्लॉयड हैप्लॉयड से क्वेश्चन आते रहते जनरली, वो ध्यान रखना कि सिली मिस्टेक्स ना करो। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 164। कभी कभी मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलूँ, कभी कभी हमारा सिली मिस्टेक्स अभी फुल टेस्ट पेपर्स में होगा, फाइन हो गया, कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़ो, पीछे का सोचते मत रहो कि सिली मिस्टेक्स हुआ, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे और फुल टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जितना भी गलती हो वो मिस्टेक से हम ये सीखेंगे कि मेन फाइनल एग्जाम में हमारा गलती ना हो, उससे ब्रेन अडॉप्ट हो जाता है। इसलिए एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम आपको देना है और फुल टेस्ट पेपर देखना इजी रहता है, तो मिला के देख लेना, पार्ट टेस्ट है, फुल टेस्ट पेपर इजी रहता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, ओके। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 164 में देखते हैं, एनिमल किंगडम से पूछा है, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सिलेंट्रेटा हैज अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। अगर आप बॉडी देखोगे, हम मार्कर ले लेते हैं, अगर सिलेंट्रेटा का बॉडी देखोगे वो ब्लाइंड सेक टाइप का है, रफ डायग्राम में अगर देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक कैविटी रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और विद अ ओपनिंग यहाँ पे एक माउथ रहता है, माउथ के आसपास के एरिया को हम लोग बोलते हैं हाइपोस्टोम, जहाँ से टेंटिकल्स निकल के बाहर आता है, अगर तुम हाइड्रा के केस में देखोगे, ओके। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं, हाइपोस्टोम इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर सराउंडिंग द माउथ फ्रॉम वेयर द टेंटिकल्स कम आउट, ओके। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या है, जैसे हमारे पेट के अंदर कैविटी ल्यूमेन बोलते हैं, ऐसे सिलेंट्रेटा के कैविटी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, वो ध्यान रखना है, तो ये करेक्ट है। बायोल्यूमिनेसेंट इज वेल मार्क्ड इन साइक्लोस्टोमेटा, नो, बायोल्यूमिनेसेंट इज वेल मार्क्ड इन टिनोफोरा, ठीक है, टिनोफोरा। कभी कभी क्या होता है, जब हम एग्जाम देखते हैं, एग्जाम देने के टाइम में एड्रेनालिन रश के लिए जब हम सी पढ़ लेते हैं, ब्रेन में पहले ही सोच लेते हैं कि टिनोफोरा है, तुम्हें तब टिनोफोरा ही दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में साइक्लोस्टोमेटा लिखा हुआ है, जो घर में आने के बाद साफ साफ दिखता है। इसलिए ध्यान रख के अच्छे से रीडिंग करके करना, क्योंकि बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस में ही हम गलत करते हैं, इससे हमारा मार्क्स बहुत डिक्रीज हो जाता है, वो ध्यान रखना है। तो ये टिनोफोरा था, आंसर यही है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया व्हिच इंक्लूड्स इंसेक्ट, करेक्ट, बिकॉज आर्थ्रोपोडा में काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, जिसको बहुत अच्छे से ड्रास्टिक कंडीशन या कोई भी एडाप्टेशन को मतलब उस एडाप्टेशन में ढलने में उसको हेल्प करता है, इसलिए आर्थ्रोपोडा इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, देन मोलास्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, कॉर्डेटा इज थर्ड लार्जेस्ट फाइलम, ओके, वो याद रखना। बॉडी ऑफ सेकोग्लॉसस इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अगर आपको इसका बॉडी देखना है तो आप पेज नंबर 54 में एनसीईआरटी 11 में चले जाओ, कि उसमें देखना प्रोबोसिस से पहले है, फिर कॉलर है, फिर ट्रंक है, ओके। तो इसके बेसिस पे सेकोग्लॉसस हो या तो यहाँ पे बेलेनोग्लॉसस हो, दोनों ही करेक्ट होता, और ये पूछा गया है फ्रॉम हेमिकॉर्डेटा फाइलम, ओके, हेमिकॉर्डेटा। तो आप समझ गए इसमें क्या गलती था, इसमें सिर्फ ये चीज देखना था टिनोफोरा, और ये पेज नंबर देखना 51 में मेंशन है,
ओके 51 एनसीईआरटी 11 में। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 हमने कॉकरोच से पूछा है आपको, पेरिप्लेनेट अमेरिकाना। विद द असर्शन में लिखा विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया अ कॉकरोच कैन परसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज मोज़ेक विजन। तुम्हें अगर मोज़ेक विजन के बारे में पता ना हो, तुमने मक्की मूवी देखा होगा, या तो गूगल इमेज में जाके तुम एक काम करना, मोज़ेक विजन मार के देखो, उसमें छोटे छोटे पॉकेट्स की तरह कुछ दिखते हैं, और उनको जब भी इमेज दिखता है तब एक एक टुकड़ा दिखता है। मान लो एक फैन देखना है उनको, तो एक एक टुकड़ा दिखेगा, फिर उसको कंबाइन करके वो देखते हैं। तो 1 कंपाउंड आई में रहता है 2000 ओमेटिडिया और एक कंपाउंड आई में रहता है 2000 ओमेटिडिया, जिससे मोज़ेक विजन प्रोवाइड करता है। मोज़ेक का मतलब और एक चीज होगा, सुपर इम्पोजिशन इमेज में नहीं बनाता, वो एपोजिशन इमेज बनाता है। दैट मीन्स जो भी पॉकेट्स है दे लाइंग साइड बाय साइड, और उसी टाइप का विजन को हम मोज़ेक विजन भी बोलते हैं। ओके, तो असर्शन करेक्ट है। रीजन में देखो, मोज़ेक विजन गिव्स मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन। अब आपको ये लगेगा कि assertion is correct, reason is correct and reason is the correct explanation of A, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक हल्का सा डिफरेंस है जो ध्यान रखना है, कि इसलिए आंसर ये गिर रहा है। बोथ assertion reasons are true but reason is not the correct explanation of assertion because मोज़ेक विजन के साथ ये लिंक कर रहा है, लेकिन ये जो लाइन है this is not linking to मोज़ेक विजन। बिकॉज मोज़ेक विजन में क्यों मोज़ेक विजन है, बिकॉज उसके केस में जो पॉकेट्स है, जो ओमेटिडिया है 2000 ओमेटिडिया, दे आर लाइंग ए साइड बाय साइड, एंड उसे एज ए होल एक पॉकेट के फॉर्म में इमेज दिखता है, टुकड़ों में मोज़ेक विजन बोलेंगे उसे। लेकिन जब हम बोलेंगे सेंसिटिविटी हाई एंड रिजोल्यूशन इज लेस, दिस इज नॉट रिलेटेड टू मोज़ेक विजन, दिस इज रिलेटेड टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी ओमेटिडिया। ओमेटिडिया के अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स है जिसको ज़्यादा वो सेंसिटिविटी हो जाता है लाइट की तरफ, वो ज़्यादा लाइट की तरफ नहीं देख पाता है, कि उसमें तुम अगर देखोगे उसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर जो क्लास में शायद पढ़ाया नहीं होगा, मैंने भी इतना नहीं पढ़ा कि ओमेटिडिया का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं आता इतना, बस तुम्हें इतना याद रखना कि ओमेटिडिया के अंदर उसमें इतना क्षमता नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो ज़्यादा लाइट में देख पाए, इसलिए कॉकरोच नॉक्चर्नल होते हैं, देर मोर सेंसिटिविटी टू लाइट। तो यहाँ पे लाइट, नॉक्चर्नल विजन उससे लिंक कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जो तुम्हारा लिखा है मोर सेंसिटिविटी और लेस रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन उनका लेंस उनका ठीक नहीं है, तो वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को मीन कर रहा है। लेकिन एज ए होल जब उसे दिखता है तो उस विजन को क्या बोलते हैं, मोज़ेक विजन। तो मोज़ेक विजन से डायरेक्टली ये लाइन लिंक नहीं कर रहा है, और ये लाइन भी इसीलिए इससे लिंक नहीं कर रहा है। इसलिए असर्शन जो है करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस आने के चक्कर में ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। ओके, इसलिए आपको बेस्ट आंसर इसमें बी ही मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से पूछा गया। Which of the statements given below is incorrect? The endocrine glands and hormones producing diffuse tissue cells located in different parts of our body constitute the endocrine system. ये करेक्ट है। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि जब हम ग्लैंड्स बोलते हैं हॉर्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज एंड सेल्स लिखा रहता है लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स। डिफ्यूज टिश्यूज बोल सकते हो कि सपोज आइलर्स ऑफ लैंगरहैन है, कहीं पे डिफ्यूज टिश्यूज है, मान लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, सपोज जी सेल्स होते स्टोमक्स में, दे आर कैपेबल ऑफ सिक्रीटिंग गैस्ट्रिन, तो कहीं पे सेल सिक्रीट कर रहा है बस, कहीं पे क्लस्टर ऑफ सेल सिक्रीट कर रहा है, कहीं पे एज ए होल ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है। उस बेसिस पे स्टेटमेंट देखोगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड का डेफिनेशन के बेसिस पे, हार्मोन के सिक्रेशन की डेफिनेशन के बेसिस पे डिफ्यूज टिश्यूज भी होगा, सिंगल सेल भी कैपेबल है हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, या तो पूरा ग्लैंड भी कैपेबल है। जैसे थायराइड एक ग्लैंड है, फाइन। अगर तुम उसमें देखोगे पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, वो लेकिन कैल्सिट्रियोल करेंगे तो वो सेल के बेसिस पे आ गया, सेल के बेसिस पे तब आ जाएगा। अगर तुम देखोगे डिफ्यूज टिश्यूज आइलर्स ऑफ लैंगरहैन के बेसिस पे, तो वन एग्जांपल मैंने प्लेस किया है। किसी को इस स्टेटमेंट में डाउट आता है इसलिए मैंने ये बोल दिया। नेक्स्ट इसमें देखो, द एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। नो, बिकॉज आप अगर पेज नंबर 332 एनसीईआरटी 11 में जाओगे, 332 या 333 में रहेगा, द एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे हम लोग बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, उसमें डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन नहीं है, उसमें पोर्टल हाइपोफाइशियल सिस्टम का रोल होता है। क्योंकि पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का जो न्यूरो हार्मोन्स है, इनिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन, वो ब्लड के थ्रू आता है एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरॉन्स के थ्रू नहीं। अगर आप 332 33 देखोगे तो समझ जाओगे। या तो ये डायग्राम देखो, मान लो ये तुम्हारा, ये मान लो एंटीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ पे एक पोर्टल सर्कुलेशन होगा और ब्लड के थ्रू यहाँ पे आता है, न्यूरॉन्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरॉन्स आर डायरेक्टली एंटरिंग इनसाइड, जो न्यूरॉन्स है वो डायरेक्ट अंदर की तरफ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन है। दिस पार्ट इज मान लो पोर्टल सर्कुलेशन। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत था, अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, ये बात इसमें गलत है।
Okay, this is not under the direct regulation of neuron, but this is under the direct regulation of what? पोर्टल सर्कुलेशन, बिकॉज पोर्टल सर्कुलेशन से ब्लड के थ्रू न्यूरो हार्मोन्स आके एंटीरियर पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग एंड इनिबिटिंग हार्मोन। ओके, ये डाउट सभी को रहता है, वो ध्यान रखना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर डायरेक्ट एक्सॉन घुसता है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक्सॉन एंटर नहीं करता, भूलना मत। ओके, और एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, वो भूलना नहीं है। नेक्स्ट, एक्सेस सिक्रीशंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन अ सीवियर डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, याद रखना, हाँ, कॉल्ड एक्रोमेगाली, बिकॉज एक्रोमेगाली ऐसे बीमारी है जो मिडिल एज में ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के लिए होता है। उस स्टेज में फेशियल बोन्स में डिफॉर्मिटीज आ जाता है। ओके, फेशियल बोन में डिफॉर्मिटीज आता है, एक्रोमेगाली, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन मिडिल एज पीपल। ये भी केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन के पेज से लिया गया है। नेक्स्ट, मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी। डायurnal का मतलब क्या होता है? स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल जो होता है, इसमें पूरे बायोलॉजिकल क्लॉक को पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है बाय सीक्रेटिंग इंपॉर्टेंट स्लीपिंग हार्मोन, जिसे हम लोग बोलते हैं मेलाटोनिन। एक चीज आपके लिए मैं बोलना चाहूंगी, अगर हम एग्जाम से पहले 6 आवर्स नहीं सोए डेली, मतलब 6 आवर्स सोना है आपको, 5.5 हो सकता है, कभी 5 आवर्स भी हो सकता है, मतलब कोशिश करना कि 6 आवर्स हो जाए। आप जब पढ़ते हो, पढ़ने के बाद सोते हो, तभी आपका मेमोरी बनता है, इसलिए सोना ज़रूरी है, और जो कि मेलाटोनिन ही मेमोरी को प्रोसेस करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लेना है। ये आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से पूछा गया है। हाउ मच रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बुक में उन्होंने लिखा है कि 100 ml में 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन रहता है। ओके, 100 ml में, तो 500 ml में कितना होगा? 60 to 80 ग्राम। ये मार्क करना था आपको, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168, कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस होता है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, जो सिक्रीट होता है एड्रिनल मेड्यूला से। एक चीज आपको याद रखना है कि जो एड्रिनल मेड्यूला है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही डिफ्यूज्ड पार्ट है, और एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन दोनों ही सिनर्जिस्टिक हार्मोन है। दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक, ऑपोजिट नहीं है, सिनर्जिस्टिक है, क्योंकि दोनों ही हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, दोनों ही ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करते हैं, दोनों ही ऑक्सीजन का सप्लाई टुवर्ड्स द सेल इंक्रीज करते हैं, एंड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, नॉट कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन। जब डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल होगा तभी ऑक्सीजन सप्लाई सेल की तरफ अच्छे से हो पाएगा। बाकी पॉइंट्स क्यों नहीं है? डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अगर पूछेंगे तो इसमें बेस्ट आंसर होगा हार्मोन बेसिस में थाइमोसिन। ओके, इनिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ऐसा कोई हार्मोन नहीं है इनिबिशन के बेसिस में जो मैं बुक से आपको बोल पाऊँ। स्टिमुलेटिंग पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, सिक्रीट करता है पैराफॉलिकुलर आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन, ये याद रखना। ओके, पैराफॉलिकुलर सेल जो कि आपके थायराइड फॉलिकल्स के बाहर रहता है, थायराइड फॉलिकल्स होते हैं ना, वो सीक्रेट करता है T3 T4 ट्राइएडोथायरोनिन टेट्राइडोथायरोनिन, और उसके बाहर कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो सीक्रेट करता है कैल्सीटोनिन, वो याद रखना है। ओके, और कैटेकोलामाइंस मैंने क्या बोला? कैटेकोलामाइंस आर नथिंग बट एड्रेनलिन प्लस नॉर एड्रेनलिन, जो सीक्रेट होता है एड्रिनल मेड्यूला से। और एक चीज याद रखना, दे आर सिनर्जिस्टिक हार्मोन है, दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक। ओके, इतना आपको इसमें से याद रखना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 आपको पूछा गया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। हमें एक चीज याद रखना है अभी कि 183 187 तुम छोड़ना ही मत, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 183 187 से मैं देखी हूँ खासकर क्वेश्चंस कॉमनली आते ही रहता है। ओके, इसमें जो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज अ रोल इन रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम आवर ब्लड वेसल्स। तो अगर हम इसे देखेंगे, ये स्ट्रेप्टोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस सीक्रेट करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को हम लोग बोलते हैं टीपीए, दैट इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं इसे हम? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। होता क्या है, जब भी कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट वॉल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, किसी कारण वहाँ पे क्लूट बन गया, इट मे बी बिकॉज ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस। एथरोस्क्लेरोसिस के कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैट डिपॉजिट होने के कारण धीरे धीरे जो ब्लड का फ्लो है वो कम होना लगता है, मतलब उसको जगह नहीं मिलता ब्लड को जाने के लिए, और एक जगह पे जब ब्लड का फ्लो स्पीड कम हो जाता है तो ब्लड क्या करता है? रुक जाता है, और उसमें हेपरिन जो है वो काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है, वो जगह में जो ब्लड है वो क्लोट हो जाता है। मान लो कि अगर हम ऐसा डायग्राम देखें, ये हमारा कोरोनरी आर्टरी है और इसके अंदर ऐसे डिपॉजिट हुआ है कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का, फैट का, तो ब्लड जो है वो जा नहीं पा रहा अच्छे से, तो ये जगह पे ब्लड क्लोट हो गया, इस जगह पे।
ब्लड क्लोट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कोरोनरी आर्टरी में हमें इंजेक्ट करना है ये स्ट्रेप्टोकाइनेस। जब हम स्ट्रेप्टोकाइनेस को इंजेक्ट करेंगे इस एरिया में, हमारे ही ब्लड में लीवर के थ्रू बनाया हुआ एक वो रहता है, फैक्टर रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसी को एक्टिवेट करने का काम स्ट्रेप्टोकाइनेस का है। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके प्लाज्मिन बनाएगा, फिर फाइब्रिन को तोड़ के फाइब्रिनोजन बनाएगा। फाइब्रिन एक क्लोट होता है जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है, लेकिन फाइब्रिनोजन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है और सोल्यूबल है, तो ऑटोमेटिकली इसके इंजेक्शन से इस एरिया में हमारा जो क्लोट है वो ब्रेक हो जाएगा और ब्लड का फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाएगा और हार्ट वॉल को अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा और हार्ट अटैक का चांसेस कम हो जाएगा। ओके जो हार्ट अटैक को होने से पहले एक और एक चीज होता है, जैसे मैं सिमिलर टर्म यूज कर सकते हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो आपके 183 में लिखा है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब तो होता है डेथ ऑफ वेंट्रिकुलर सेल्स, उसी से हार्ट अटैक होता है। क्यों ऐसे डेथ हुआ वेंट्रिकुलर सेल का? क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लोट या तो डिपोजिशन है कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड कैल्शियम का, वो हमारे हार्ट वॉल में ऑक्सीजन सप्लाई करने से रोक रहा है। इसी से धीरे धीरे पहले वो वीक होगा, फिर डेथ होगा, उसी से बाद में जाके हार्ट अटैक होता है। ओके तो आई थिंक आप समझे होंगे, और रेफरेंस के लिए पेज नंबर 183 एनसीईआरटी 12 देख लोगे। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 में read the statements. Progesterone alone or in combination with estrogen can also be used by females as injection or implants under the skin. Okay, तो तुम्हें इसमें क्या करना है, mark the set which includes all incorrect statements. तो हमें निकालना है क्या incorrect है। तो पहला वाला ऑप्शन अगर हम देखेंगे करेक्ट है, बिकॉज ये हम इम्प्लांट्स इंजेक्शन की तरफ यूज़ करते भी है। पेज नंबर अगर आप चले जाओगे 61 में एनसीईआरटी 12 में, आपको वहाँ पे मिलेगा स्किन के अंडर में हम इम्प्लांट देते हैं और वही इम्प्लांट में प्रोजेस्टेरोन पाउडर रहता है, जो थोड़े थोड़े टाइम पे ब्लड में निकल के जो सिस्टम में हाइपोथैलेमस को एक नेगेटिव सिग्नल देता है कि उसे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करना है। जब वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, तब ऑटोमेटिकली एंटेरियर पिट्यूटरी से एफएसएच का सिक्रीशन नहीं होगा और गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं होगा। वो लिंक है। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को, जो ओव्यूलेशन प्रोसेस को, उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और ओव्यूलेशन को नहीं होने से ऑटोमेटिकली देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके तो ये करेक्ट है। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 7 days. No, starting preferably within the first 5 days. यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ था। ओके क्योंकि जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जो ब्लीडिंग पीरियड है, उसके फर्स्ट डे को छोड़ के सेकेंड या थर्ड डे से ही ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेना शुरू करना है। उस दिन से लेके कंटिन्यू सेकेंड डे से लेके कंटिन्यू 21 डेज तक लेना है। ल्यूटल फेज का पकड़ लो, अगर तुम पेज नंबर 50 देखोगे, ल्यूटल फेज के एकदम लास्ट में जाके ऑलमोस्ट इन पकड़ लेना अराउंड 24-25 में आपको रोक देना है ये पिल्स लेना। ओके अगर किसी फीमेल्स को पिल्स लेना है तो उस टाइम में वो रोक लेगी, तो ऑटोमेटिकली जो पीरियड है जहाँ पे एफएसएच आना था, फॉलिकुलर ग्रोथ होना था, ओव्यूलेशन होना था, ये सब पार हो चुका। अब ल्यूटल फेज के टाइम में ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस स्टेज में जैसे ही उस फीमेल ने 7 डेज तक वो गैप दिया, तब जो भी प्रोजेस्टेरोन के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हुआ होगा वो शेड हो जाएगा, स्लफ ऑफ, तो तब मेंस्ट्रुएशन होगा। फाइन, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 7 days, नहीं first 5 days, और लास्ट में 7 days का गैप देना है जब मेंस्ट्रुएशन होगा, बिकॉज आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो लिया गया है उसके लिए जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बना उसे शेड करना है। इस रेफरेंस में लाइन लिखा गया है। और पेज नंबर 61 को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हर साल का ये डाउट है, इसलिए मैंने ये बताया, आप अच्छे से इस चीज को सुन लेना। ओके नेक्स्ट आप देखो, intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy, MTP, और induced abortion। तो ये करेक्ट है, बिकॉज MTP का मतलब क्या था, अगर फीमेल का एज अप्रोप्रिएट नहीं है या तो मदर में कोई प्रॉब्लम है या अनटूवर्थ कोई इंसिडेंट हुआ है तो अबॉर्ट करना है। अगर 12 वीक से पहले अबॉर्ट किए तो ऑटोमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपको वो लिखा के लेना पड़ेगा, और अगर अप टू 24 वीक्स हो गया तो थोड़ा रिस्क फैक्टर हाई है, तब 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपको लिखा के लेके फिर MTP करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये मेंशन है आपके पेज नंबर 62 में, एनसीईआरटी 12 देख लोगे। नेक्स्ट आप देखो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, स्टिल बर्थ, इनफर्टिलिटी एंड सम ऑफ द जनरल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें क्या गलत है? पेज नंबर 63 जब भी आप नहीं पढ़ोगे और ये स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको गलती मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जनरली जनरल प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा
केसेस में होता नहीं है, लेकिन बहुत दिनों तक अगर एसटीडी का चेकअप नहीं किया गया तो अब नीचे वाली एरिया में, पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शंस बहुत सीवियर हो सकते हैं। इट्स नॉट जनरल प्रॉब्लम, जो जनरली एसटीडी के स्टार्टिंग फेज में होना पॉसिबल है ही नहीं। तो इसमें जनरल प्रॉब्लम लिखने के लिए गलत हुआ, इसलिए आपको 2 और 4 इसमें मार्क करना था एज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आई थिंक मैं ये क्लियर कर पाई हूँ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा गया था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 आपको पूछा गया पेज नंबर 167, 168 एनसीईआरटी 12। ये भी पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पेजेस जो कि एनिमल हस्बेंड्री से कॉमनली यहीं से क्वेश्चन आता है। मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन इज नोन एज इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सुपीरियर मेल फीमेल उठाते हैं, सुपीरियर काउ और सुपीरियर बुल उठाने के बाद उसको मेट करते हैं, मेटिंग करा के ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग द हाई प्रोडक्टिविटी, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, उससे जो भी सुपीरियर जीन्स है उसे एक्युमुलेट कर पा रहे हैं और जो भी अनडिजायरेबल जीन्स है कुछ जनरेशन तक दब के रह जाते हैं। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जनरेशन से उभर के बाहर आ सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से अगर छुटकारा पाना है तो हमारे पास अभी एक ही रास्ता है, हम एक सिलेक्शन करेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या करते हैं, ब्रीड सेम होगा लेकिन अनरिलेटेड, मतलब 4 to 6 जनरेशन अपार्ट होना पड़ेगा। इनब्रीडिंग में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी एक ही जनरेशन में 4 to 6 जनरेशन वाले जो है मतलब कनेक्टेड, दे आर नॉट रिलेटेड ब्रीड्स। ओके, एक ही जनरेशन वाले उसी में ब्रीड कराते रहते हैं, क्रॉस कराते रहते हैं, सॉरी। और अगर अनरिलेटेड 4 to 6 जनरेशन होगा तो दिस इज आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में ब्रीड सेम होगा लेकिन 4 to 6 जनरेशन अपार्ट होगा, जिससे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने का चांस थोड़ा सा फिर से टल जाता है। ओके, और प्रोडक्टिविटी हाई रहता है। लेकिन इसमें इतना कुछ पूछा नहीं, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। इसमें बस यही पूछा कि मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, उसके इनब्रीडिंग बोलेंगे। जब हम अनरिलेटेड ग्रुप्स में सेम ब्रीड रख के 4 to 6 जनरेशन अपार्ट करेंगे तब इनब्रीडिंग का जो हमारा डिमेरिट है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, उसे हम सॉल्व कर पाते हैं। तो आगे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते रहेगा, या तो नीट में आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, और 167, 168 में तो एनिमल हस्बेंड्री में उसी 2 पेज से ही कॉमनली आता रहता है, वो ध्यान रखना है। ओके, चलो अब नेक्स्ट इसमें एक चीज और देख लो। तो आउट क्रॉस तो समझ गए, जो इसको सॉल्व करने के लिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन से लिंक है। क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड अलग है, जो हिसरडेल वाला एग्जांपल है, और आउट ब्रीडिंग का ही टाइप्स होता है। आउट ब्रीडिंग में टाइप्स क्या है, एक तो क्रॉस ब्रीडिंग है, एक है आउट क्रॉसिंग है, आउट क्रॉसिंग, और दूसरा आपका है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 171 में जितना बोलना था मैंने बोला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 आपको पूछा गया इवोल्यूशन से। इसमें देखो स्टेटमेंट 1, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क विन और मेलानाइज्ड मॉथ वेर मोर। कि हमें पता है कि जब भी पोल्यूशन कम था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था 1850 से पहले, तब ऑटोमेटिकली क्या था, वहाँ पे बाघ का कलर लाइट था, तो उसमें व्हाइट विंग मॉथ ऑटोमेटिकली उसमें कंट्रास्ट नहीं हो रहे थे और दिख भी नहीं रहता, तो प्रीडेटर उसे खा भी नहीं रहते। लेकिन ब्लैक वाला जो है वो दिख भी जाता था, प्रीडेटर उसे खा भी लेता, तो उसका नंबर डिक्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू होने के टाइम में धीरे धीरे बाघ का कलर चेंज होना शुरू हो गया। 1950 में जब एक बार चेक किया गया, 1920 में सॉरी, तब उस टाइम में जब चेक किया गया तब देखा बाघ का कलर डार्क होने के कारण जो व्हाइट वाले मॉथ थे वो कंट्रास्ट हो जाते थे, प्रीडेटर उसे अटैक करते थे। लेकिन जो ब्लैक कलर मॉथ है वो क्या थे, वो एडजस्ट हो जाते थे उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से। सूटी फ्लेम के लिए जो कलर ऑफ बर्ड चेंज हो गया था, तो वो एबंडेंट थे, और वही डार्क कलर मॉथ को हम लोग मेलानाइज्ड मॉथ बोलते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सेस यूज ऑफ हार्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज इज मच लेसर टाइम स्केल। ये एक्चुअली ये स्टेटमेंट बोला गया है माइक्रोब्स के बेसिस पे, कि माइक्रोब्स में क्या होता है, बहुत जल्दी ही चेंजेस आ जाता है। ओके, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आप देखो करेक्ट है, जो कि इवोल्यूशन में आपको 131, 132 पेज में मिल जाना चाहिए। ओके, तो उस पेज में आपको देख लेना कि ये स्टेटमेंट्स आपको मिलेगा जिसमें मॉथ का एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्लियर, तो इसमें बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये मार्क करना था, और ये आपको पता भी होगा, मुझे पता है कि आप ये करेक्ट किए भी होंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 आपको ह्यूमन डिजीज से पूछा गया है। ये 152 में है शायद इसका डायग्राम। इन गिवन डायग्राम ए एंड बी रिप्रेजेंट्स रिस्पेक्टिवली। इसमें ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स में कुछ इसमें अगर पूछेंगे, ए का पूछा है आपको, ए, और यहाँ पे बी क्या मेन कर रहा है, तो इसके बेसिस पे अगर तुम देखोगे
ये N है और ये C के बेसिस पे है, तो आपको N एंड C टर्मिनस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड है। एक तो आपको ये हिंट यहाँ पे दिया ही है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था यहाँ पे A में क्या है, तब वो पता चल जाता आपको, N एंड C टर्मिनस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। ओके, N फॉर NH2, C फॉर COH, यही मार्क करना था। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर सुनना है तो इसमें आप देखो एंटीबॉडीज एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, वो ध्यान रखना, जो बी सेल्स बनाता है। बी सेल्स जब भी बनाते हैं एंटीबॉडीज, वो क्लोनल प्रोपोगेशन करते हैं, जिसमें वो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनाते हैं। दूसरा चीज, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन से H2L2 बोलते हैं, इसमें 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है, वो ध्यान रखना है। और कितने डाइसल्फाइड लिंकेजेस है वो गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे गिन के रखोगे। इसमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस है, वो याद रखना है। ओके, और एक चीज आ सकता है, बहुत पहले पूछा था एम्स में कि यहाँ पे जब एंटीजन और एंटीबॉडी का वो होता है इस जगह पे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 मिक्स क्वेश्चन है, बायोटेक के दोनों चैप्टर को मिक्स करके बनाया गया है। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसको पढ़ के आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट में मिस्टेक्स है। तो रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स 1 to 4। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो, रोजी नहीं होगा, रोजी यहाँ पे करेक्ट है, सॉरी, लेकिन काउ होना चाहिए था, यहाँ पे बफेलो लिखा है, क्योंकि इसके पर लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फाइंड फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल, गलत है, फ्रॉम डीएनए इटसेल्फ, डीएनए से निकालने में हेल्प करता है, इन द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। यस, कि डाउनस्ट्रीमिंग एक ऐसा स्टेप है जिसमें लास्ट स्टेप होता है आफ्टर बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज में हम बायोरिएक्टर में जब जो भी माइक्रोब्स है उसके अंदर हमारा जो आरडीएनए, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट होस्ट बोलते हैं, उसे हम ग्रो करते हैं, ग्रो करके उसे प्रोटीन एक्सप्रेस करते हैं, उसे बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। उसके बाद हम सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसे हम डाउनस्ट्रीमिंग बोलते हैं। तो ये करेक्ट है। डिजार्म पैथोजन वेक्टर्स आर यूज्ड इन द ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट। यस, व्हाट आर डिजार्म पैथोजन? टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, क्योंकि उसको हमने डिजार्म करना है। टीडीएनए जो होता है वही तो एंटर करने से ट्यूमर करता है प्लांट्स में। अगर हम उसी टीडीएनए को निकाल के अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे प्लांट सेल्स को हार्म नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हम यूज करते हैं फॉर एनिमल सेल ट्रांसफॉर्मेशन रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस हम जीन थेरेपी में यूज करते हैं, और एडिनोवायरस हम यूज करते हैं फॉर वैक्सीनेशन। तो दीज आर डिजार्म्ड पैथोजेंस एग्जांपल्स लाइक टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस। तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें आपको पूछा गया था मिस्टेक्स किस में है। मिस्टेक्स है 1 and 2 में, क्योंकि यहाँ पे अदर मैक्रोमोलिक्यूल लिख दिया, यहाँ पे बफेलो लिख दिया। बाकी ये दोनों ही 3 4 करेक्ट हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से है। Which has the maximum number of existing transgenic animal? फिश नहीं होगा, माइस है, क्योंकि इसमें परसेंटेज है 95%, ये याद रख लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा गया है, जो पेज नंबर 60 के लास्ट पैराग्राफ में और 61 के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस एंड कॉपर रिलीजिंग आयोडीज? आप इसमें देखो, इंक्रीज फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, ये करेक्ट है। मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मेक द सर्विस होस्टाइल टू स्पर्म, ये सभी आयोडीज का ही फॉर्म है, द पॉइंट्स है। इसमें से सबसे एक्यूरेट कॉपर रिलीजिंग का क्या है, ये है, क्योंकि आईयूडीज में तुम्हें किस तरह से देखना है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, उसमें 3 कैटेगरी है, एक है नॉन मेडिकेटेड, दूसरा है हार्मोनल, और एक है कॉपर कंटेनिंग। उन तीनों का कॉमन पॉइंट है ये, इन तीनों का कॉमन पॉइंट ये होगा कि इसमें कॉपर कंटेनिंग वाला भी आ जाएगा, नॉन मेडिकेटेड वाला भी आ जाएगा, और हार्मोनल वाला भी आ जाएगा। ओके, ये मैंने कॉपर कंटेनिंग मीन किया, नॉन मेडिकेटेड मीन किया, ये हार्मोनल वाला मीन किया, सबके लिए है। ये अगर यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन है, इज मेनली फॉर हार्मोनल, दिस इज ऑल्सो मेनली फॉर हार्मोनल, एंड दिस इज फॉर कॉपर कंटेनिंग। तो मुझे इसमें मार्क करना था कि कौन सा स्पेसिफिक है फॉर कॉपर कंटेनिंग, तब ये मार्क करना है, ये भूलना नहीं। ओके, क्योंकि वहां पे ऐसे लिखा हुआ है। एक चीज और, एग्जांपल्स देख लेना, LNG-20 और प्रोजेस्टा 60 अगर पूछेंगे तो वो हार्मोनल होगा, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 अगर है तो कॉपर कंटेनिंग है, और लिपिलुप्स अगर है तो नॉन मेडिकेटेड वाला है। ओके, आयोडीज इंडिया में सबसे बेस्ट कंट्रासेप्टिव है, ये पेज नंबर 61 में ऊपर की तरफ देखना लिखा हुआ है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 177।
क्वेश्चन नंबर 177 में आपको ये बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस? इज अ विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल। डैफोडिल प्लांट से इतना आपको पूछ ही सकते हैं वो कि कौन से प्लांट से उन्होंने जीन लिया जो कि बीटा कैरोटीन बहुत रिच था उसमें और जो एक्सप्रेस करके विटामिन ए बना, उसी से इसे गोल्डन राइस का नाम दिया गया है। तो इसलिए डैफोडिल प्लांट याद रख लेना। बाकी पॉइंट्स नहीं है कि इसमें तुमको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस, यही है। इट इज अ पेस्ट रेजिस्टेंट, ये नहीं है। इट इज येलो ग्रीन वाला नहीं है। इट इज ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी, सब गलत है, यही मार्क करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पेज नंबर 63 से आपको पूछा गया है, from the below mentioned sexually transmitted diseases identify one which does not specifically affect the sex organ, AIDS, because ये AIDS है जो सेक्स ऑर्गन में इफेक्ट नहीं करता। सिफिलिस करता है, गोनोरिया करता है, जेनिटल वार्ड्स करता है। ओके, एड्स हमारे इम्यून सिस्टम में अटैक करता है, इसलिए यही आंसर आपको मार्क करना था। सिफिलिस अगर बोलेंगे तो बैक्टीरियल डिजीज है, गोनोरियल बैक्टीरियल डिजीज है, एड्स वायरल डिजीज है, जेनिटल वार्ड वायरल डिजीज है, इतना याद रखना। और ये पेज नंबर 63 से आपको पूछा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पूछा गया है। सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ वेंटिलेशन आर लोकेटेड इन द मेड्यूला। अब इसमें एक डाउट आ सकता है, जब आप पेज नंबर 275 पढ़ोगे उसमें देखो इन द मेड्यूला लिखा है और समरी के लास्ट में जाके देखो एडजेसेंट टू मेड्यूला लिखा हुआ है। दोनों ही करेक्ट है क्योंकि मेड्यूला एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो पूरे हमारे सिस्टम को सेंस करके हमारा जो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, रेट को इंक्रीज डिक्रीज करते रहता है। कभी इनहेलेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस करेगा, एक्सहेलेशन फास्ट कराना, ऐसे। तो इसीलिए आपको इन लिखे या तो एडजेसेंट लिखे, दोनों ही करेक्ट है। और केमो सेंसिटिव किस बेसिस पे, किस केमिकल से वो सेंसिटिव है ये एरिया, तब आप बोलोगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, CO2 एंड हाइड्रोजन आयन, इसलिए वो केमो सेंसिटिव है। ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं होता है फॉर स्टिमुलेटिंग और ट्रिगरिंग द मेड्यूला बिकॉज ऑक्सीजन प्लेज द इनसिग्निफिकेंट रोल इन द ब्रीदिंग प्रोसेस, ये ध्यान रखोगे। ओके, 275 आप रिफर कर लेना, आप समझ जाओगे। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 हिमंथन डिजीज से पूछा गया है। ये होता तो बहुत सिंपल है, पीछे वाले पोर्शन जितने भी है ड्रग्स एंड अल्कोहल के बाद बहुत सारे बच्चे उसे अच्छे से रीडिंग नहीं करते और इसीलिए वो क्वेश्चन के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए अच्छे से वो पार्ट एक दो बार रीडिंग कर लेना जिससे कि आपको क्वेश्चंस पे जब भी ऑप्शंस डाला जाए वहां से आप समझ पाओ। ये पेज नंबर 162 में था शायद, एक बार देख लेना आप। Addiction refers to tendency of the body to manifest withdrawal syndrome if the regular dose of drugs, alcohol is abruptly discontinued. This is dependence. ये dependence mean कर रहा है। Okay, reckless and rebellious behavior, vandalism, ये क्या है? Just after taking drugs, just after taking drugs और alcohol, drugs alcohol लेने के तुरंत बाद का जो इफेक्ट है क्या होता है, ये क्वेश्चन है। Psychological attachment to certain effects such as euphoria associated with the drugs and alcohol. Euphoria means temporary feeling of happiness, उसे मीन करते हैं। जब भी ये टर्म तुम्हें मिल जाएगा और ये टर्म मिल जाएगा तुम समझ लेना they are talking about addiction. Lack of interest in personal hygiene, isolation, depression and fatigue among the drug abusers. ये इन जनरल पॉइंट बोला है डिपेंडेंस के बाद का, क्योंकि विड्रॉल सिंड्रोम से पहले वो आदत पड़ जाता है उनको, इसीलिए उनको विड्रॉल सिंड्रोम होता है। तो इसमें एडिक्शन का द बेस्ट लाइन था सी, पहले वाला लिंक कर रहा था डिपेंडेंस से, सेकेंड वाला है जस्ट आफ्टर द इनटेक ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, ये होगा रेकलेस बिहेवियर, ये है एडिक्शन और ये है इन जनरल समझाया गया एज ए होल। ठीक है, एज ए होल जनरल लाइन है। चलो अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 पूछा गया है आपको, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दे ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। यस, कि जब भी हमें कोई भी डीएनए को आइसोलेट करना है एक डीएनए मॉलिक्यूल से ही, तब हम नॉर्मली उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स में ही अटैक करेंगे, वही आपको याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में, तभी वो टुकड़े को हम सेपरेट करके लेके आ पाएंगे, इसलिए उसे मॉलिकुलर सीजर बोलते हैं। वी आर नॉट कटिंग लाइक दिस, वी आर कटिंग लाइक दिस। ओके, वो ध्यान रखना। द नेम इज गिवन एज दे रेस्ट्रिक्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरियल सेल्स। बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट रहता है। पेज नंबर 195 में एक जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्टार्ट किया है उसमें देखना 1963 करके एक पैराग्राफ है, उसमें लिखा ही हुआ है कि जब भी उसमें वायरस एंटर करता है, मैंने ये पिछले वीडियो में बोला भी था, तब ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करके वायरस का जो डीएनए है उसको क्लीव कर देता है जिससे वो एक्सप्रेस ना कर पाए। और बैक्टीरिया खुद अपने डीएनए को बचाता है बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप टू देयर डीएनए विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेज, जो मैंने पिछले वीडियो में डाला था। तो इसीलिए ये तो करेक्ट है,
ये भी करेक्ट है। द एंजाइम्स रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड एक्ट्स ऑन इट, यस करेक्ट, बिकॉज पैलिंड्रोम जो होता है 5 to 3 एंड अगेन 5 to 3, एक सेम सीक्वेंस में एक रोटेशन में जब पढ़ के आओगे ना सेम एंगल, तब आपको मिलेगा कि वो सेम रिदमिक पैटर्न में पढ़ रहा है और वो कम्प्लीमेंट्री होना भी ज़रूरी है, वो ध्यान रखोगे। जैसे GAATTC, GAATTC, अगर हम ये लिख के देखें, ये सबको जनरली पता रहता है, GAATTC, फिर आपका यहाँ पे GAATTC, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, अगेन ये 5 है और ये 3 है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस ऐसे पढ़ के आने से अगर सेम रिदमिक पैटर्न में और कम्प्लीमेंट्री आ रहा है तब उसे पैलिंड्रोम बोलेंगे। तो ये भी करेक्ट है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है लाइस, ये लाइस नहीं होगा क्योंकि लाइस के कैटेगरी में ये नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 आपको पूछा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से, RH फैक्टर से, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इज लाइकली टू ऑकर इन फर्स्ट RH पॉजिटिव फीटस एंड ऑफ एन RH नेगेटिव मदर, फर्स्ट RH नेगेटिव फीटस ऑफ RH, ये तो होगा ही नहीं, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। सेकेंड RH नेगेटिव, ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, होता क्या है जब भी कोई फीटस ग्रो कर रहा है और वो RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, उस टाइम में देखो मिक्सिंग ऑफ ब्लड पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लेसेंटा ब्लड को मिक्स होने नहीं देगा। प्लेसेंटा का रोल होता है मदर के ब्लड से मॉलिक्यूल्स को खींच के लाना और अम्बिलिकल कॉर्ड, जो एक पाइप होता है जो प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो वेसल्स है उसमें मॉलिक्यूल्स को छोड़ना। और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर का जो वेसल का ब्लड होता है, दिस इज 100% फीटल ब्लड। ब्लड का मिक्सिंग का सवाल ही नहीं होता प्रेगनेंसी के टाइम में बिटवीन मदर एंड बेबी। ओके, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम या झमेला नहीं आएगा। लेकिन जब पर्चुरेशन होता है, डिलीवरी के टाइम में जो यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा है उसको जब निकाल के लाते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड को, मान लो कि तुमने ये अम्बिलिकल कॉर्ड है हाफ काटा, बेबी को निकाल के बाहर लाया गया, हाफ एम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के साथ है, उसमें से अम्बिलिकल कॉर्ड में जो फीटस का ब्लड है RH पॉजिटिव ब्लड, वो थोड़ा सा मदर के बॉडी में जा सकता है। यही जाके मदर की बॉडी में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करवा सकता है। ट्रिगर करा के ऑटोमेटिकली जो भी T सेल्स B सेल्स है उसे वो देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और उसके अगेंस्ट पे एंटीबॉडीज बना के रख लेंगे फॉर RH एंटीजन। हो गया। अब सेकेंड प्रेगनेंसी ऑफ सेम मदर एंड फादर, फिर से वो RH पॉजिटिव फीटस है, सेकेंड फीटस RH पॉजिटिव है। तब क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो तो मॉलिक्यूल ही ला रहा है, लेकिन कभी क्या हो सकता है जो एंटीबॉडी है ब्लड में RH एंटीजन के अगेंस्ट में, वो एंटर करके आ जाता है, आके अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फीटस के लीवर के अंदर जो स्टेम सेल्स है, RBC के स्टेम सेल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं इमेच्योर RBC, एरिथ्रोब्लास्ट इमेच्योर RBC, उसके सरफेस में जो RH है उसको टारगेट करने के चक्कर में बहुत सारे RBC को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे स्टेम सेल्स खराब होते रहता है, लीवर के अंदर RBC डैमेज होता रहता है, इधर RBC का स्टॉक कम हो रहा है, फिर बच्चे का जन्म हो गया तो वो एनीमिक तो रहेगा ही, साथ ही साथ जितना RBC डैमेज होगा लीवर उसको क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करने के चक्कर में या तो उसको तोड़ने के चक्कर में, डिग्रेड करने के चक्कर में बाइल पिगमेंट बनाएगा, तो उस बच्चे को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होगा क्योंकि एरिथ्रोब्लास्ट में RH एंटीजन ने हमला किया। साथ ही साथ उसका साइड इफेक्ट क्या मिला कि लीवर को उस डेड RBCs को कन्वर्ट करके बाइल पिगमेंट बनाना पड़ा, तो इधर उसका जॉन्डिस होगा, इधर RBC का स्टॉक कम हो गया, इसलिए वो बच्चे में एनीमिया भी रहेगा। तो जनरली ये प्रॉब्लम उसे हमेशा, अगर बहुत ज़्यादा RBC स्टेम सेल्स डैमेज हो चुका है फीटस में, तो उसे हमेशा वो फेस करना रहना पड़ेगा पूरे लाइफ में ही, कि पूरे लाइफ ही वो एनीमिक रहेगा। ओके, बट किसी केसेस में ऐसे भी हो सकते हैं, सीवियर केसेस में बच्चे को हम नहीं भी बचा सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा उसमें डैमेज कर देता है RH एंटीजन, तो ये फैटल भी हो सकता है। ओके, बहुत अच्छे से NCERT में लिखा हुआ है, आप एक बार पेज नंबर 181 अच्छे से एक बार देख लोगे और देख के 181 नहीं सॉरी 281 अच्छे से देख लोगे, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओ। RH फैक्टर एक बार रीडिंग कर लेना 281 में। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183, और आंसर ये था इसमें 182 में ये C जो येलो है, सेकेंड RH पॉजिटिव फीटस ऑफ RH नेगेटिव मदर, बिकॉज फर्स्ट के केस में ब्लड मिक्सिंग नहीं होता, और ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। ओके, चलो अभी 183 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 आपको पेज नंबर 155 निकाल के देखना है, तब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ह्यूमन थर्मल डिजीज से पूछा है, इसमें है व्हेन HIV इन्फेक्ट्स अ होस्ट सेल द मैक्रोफेज इट अंडरगोज द फॉलोइंग स्टेप्स टू गेट इटसेल्फ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम एंड मल्टीप्लाई। इसमें जब भी वायरस एंटर करता है मैक्रोफेज के अंदर, तो वो पहले क्या करता है, पहले अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ता है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA 2 होता है उसमें, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड छोड़ता है, फिर उसे DNA में कन्वर्ट करता है, फिर उसमें उसी के जीनोम को यूज़ करके वो प्रोटीन बनाता है और उसको बिना छेड़े हुए, बिना डैमेज किए हुए
ठीक है, बिना लिटिक साइकिल के वो निकल के बाहर आ जाता है, जिससे कि वो टी हेल्पर को डैमेज कर पाए और मैक्रोफेज को वो बचा के रखता है। तुम देखना 155 में जो डायग्राम है उसके नीचे नोट लिखा ही हुआ है कि जो मैक्रोफेज होता है, जो मैक्रोफेज मेंशन नहीं है, जो मेन सेल है उसका जो फैक्ट्री है उसे वो डैमेज नहीं करता। फैक्ट्री दो है, मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल डैमेज करके HIV पॉजिटिव से वो एड्स बनाएगा उस पेशेंट को, लेकिन मैक्रोफेज को वो ठीक रखेगा जब तक उसके सिस्टम को वो पूरा खत्म ना कर ले। तो इसीलिए इसमें द बेस्ट ऑप्शन तुम्हें मार्क करना था A एंड B, और यहाँ पे ये C गलत है क्योंकि यहाँ डिप्लीशन ऑफ मैक्रोफेज फॉलोइंग लिटिक साइकिल नहीं करता है। ओके, चलो यही मार्क करके आना था आपको। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक उससे पूछा है, लेकिन ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। ओके, जो एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डायलेट्स द प्यूपिल ऑफ आई, एक्सेलरेट हार्ट बीट, स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, डायलेट्स द ब्रोंकियोल्स। इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, पैरासिम्पैथेटिक इज वर्किंग विद एसिटाइलकोलिन एंड वेगस, तो हमेशा याद रखना जब भी पैरासिम्पैथेटिक काम करता है इसका मतलब हमारा सिस्टम स्ट्रेस में नहीं है, रेस्ट में है। तब ऑटोमेटिकली सलाइवा सिक्रेशन ज़्यादा होगा, पेरिस्टल्सिस फास्ट होगा, फिर तुम्हारा ऑटोमेटिकली डाइजेशन अच्छे से होगा, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रहेगा, हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा, ये सब है। तो इसमें से अगर जितने भी पॉइंट्स को देखो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये जो पॉइंट है पीपल डायलेशन ऑफ पीपल, दिस इज फॉर एक्चुअली सिंपैथेटिक, दिस इज नॉट फॉर पैरासिम्पैथेटिक। हार्ट बीट एक्सेलरेट करना सिंपैथेटिक, डायलेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स सिंपैथेटिक, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। सिक्रीशन ऑफ मोर सलाइवा, मोर पेरिस्टल्सिस, ग्लैंड्स का अच्छे से काम करना, डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छे से होना, या तो तुम्हारा ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, ये सब अगर होता तो पैरासिम्पैथेटिक होता। ओके, तो इसमें आंसर आपको मार्क करना था C। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। Question number 185, cofactor may be organic or inorganic nature and biological catalyst enzymes present inside the cells are always organic। ये आपको बायोमोलिक्यूल के पेज नंबर 159 से पूछा गया है। इसमें आपको पूछा है कि ऑप्शंस देखे रखा है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। कोफैक्टर जो होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। ऑर्गेनिक के बेसिस पे कोएंजाइम है और इनऑर्गेनिक के बेसिस पे अगर तुम देखोगे मेटल आयंस है। ओके, उसमें से अगर कोएंजाइम और मेटल आयंस पूछा कि एंजाइम के साथ वो टाइटली अटैच होता है ना लूजली अटैच, तो लूजली अटैच मार्क करोगे। और प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होते, ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप या तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अटैचिंग टू द एंजाइम टाइटली अगर पूछा तो प्रोस्थेटिक होगा, वो ध्यान रखना है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल हमारा हमेशा ऑर्गेनिक ही होता है कि एंजाइम्स आर जनरली व्हाट, प्रोटीन्स। ओके, जनरली दे आर प्रोटीन्स, सम आर राइबोजाइम्स, वो ध्यान रखोगे। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या था, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। पेज नंबर 159 बायोमोलिक्यूल देखना नहीं भूलना है क्योंकि 159 बहुत इंपॉर्टेंट पेज है बायोमोलिक्यूल से, वो रीडिंग कर लेना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 186। हम सेक्शन बी में आ गए अभी। इसमें देखो, इन ह्यूमन आई एक्वस चैम्बर विच इज फिल्ड बाय एक्वस ह्यूमर इज अ स्पेस। ये बहुत अच्छे से पेज नंबर 324 में लिखा भी है और डायग्राम 323 का देखोगे। एक्वस ह्यूमर एक थिन फ्लूइड है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में रहता है। विट्रस ह्यूमर कहाँ पे रहता है, लेंस और रेटिना के बीच में। तो ये आपको पता ही होगा, तो आंसर ये मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 पेज नंबर 140 और 141 NCERT 12 इवोल्यूशन से पूछा है। इसमें है द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड टू रिसन। देखो, होमो हैबिलिस पहले है, फिर होमो इरेक्टस है, फिर निएंडरथल मैन है, फिर होमो सेपियंस है। इसमें आपको ऐसे मिलाना, ये मिलता नहीं है, देखना ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस है, फिर होमो हैबिलिस है, फिर होमो सेपियन है। तो गलत क्या हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गया, फिर उसके बाद आ गया होमो हैबिलिस होना चाहिए था, ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये यहाँ पे होना चाहिए था, तो करेक्ट होता। ये आपको मार्क यही करना था। होमो इरेक्टस के बाद होमो हैबिलिस नहीं आता, होमो हैबिलिस फिर होमो इरेक्टस, ये गलत हो गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस नहीं होगा, होमो हैबिलिस होगा, फिर होमो इरेक्टस होगा, फिर होमो सेपियन होगा। रामापिथेकस एकदम स्टार्टिंग में है। तो मैं थोड़ा सा आपको, ये तो मार्क आपको ए करना था। 140 में कैसे आप याद करोगे, अब 3 कॉलम में से डिवाइड कर लो। ओके, प्रायर टू एप ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस 15 मिलियन ईयर्स अगो। फिर आया एप, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। ओके, फिर आया मॉडर्न मैन, निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नन लिखा नहीं है फिर भी लिख लोगे, निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नन, और फिर होमो सेपियन सेपियन। साइड साइड में लिख लेना 15 मिलियन ईयर्स अगो, 2 to 4 to 3-4 मिलियन ईयर्स अगो, किसका कितना क्रैनिकल कैपेसिटी है, कौन क्या खाता है, तो उसको सेपरेट कॉलम बना के याद करना जरूरी है, नहीं तो याद नहीं रहेगा फिर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 187 देख लोगे आप, 140 और 141 NCERT 12 से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 188। क्वेश्चन नंबर 188 एकदम स्टार्टिंग में हमने जब बात किया था तो उसमें एक एनिमल टिश्यू का 152 में आपको क्वेश्चन मिला था, ऑब्जर्व द फीचर। तभी मैंने ये बोला था, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कम्पैक्टली पैक्ड, इट इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन
मेनी फाइबर्स आर ओरिएंटेड डिफरेंटली जब लिख लिया, दिस इज इंडिकेटेड टुवर्ड्स डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और जब भी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको कहा था ये स्किन मार्क करके आओगे, यहाँ पे पैरेलल नहीं लिखा है। बाकी ये दोनों फीचर देखो डेंस रेगुलर का है, डेंस इरेगुलर का भी है, लेकिन ये फीचर से हमें पता चल जा रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें से डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बेस्ट आंसर स्किन है, जो कि पेज नंबर 103 के लास्ट पैरा में लिखा हुआ है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 में बेस्ट आंसर कौन सा होगा देख लो। पेनक्रेटिक जूस पासिंग थ्रू द हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट कंटेन्स। जब हमारा हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट आके एंटर करता है, मान लो ये हमारा स्टोमक है, रफ मैंने ये बनाया, तो ये पेनक्रियास है, इस जगह पे ये पेनक्रियास है, यहाँ पे आके बाइल डक्ट अटैच करता है इस जगह पे, और ये हमारा हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट है। तो हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट जब एंटर करता है तो पेनक्रियास से वो क्या लेके आएगा, इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, इसलिए मार्क करना था। ये नहीं है कि ट्रिप्सिनोजन जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एंटर करता है, इन प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइनल एंजाइम दे कैन कन्वर्ट टू ट्रिप्सिन, इसलिए यहाँ पे आंसर ट्रिप्सिनोजन मार्क करना था। एंटेरोकाइनेज ही इसे कन्वर्ट करके ये बनाता है, तो इसे आना तो पड़ेगा ना पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब पूछेंगे कि हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट कंटेन्स व्हाट, यहाँ से जब आ रहा है इस डक्ट के अंदर कौन सा एंजाइम है, पेनक्रेटिक एंजाइम, तो बेस्ट आंसर इज ट्रिप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन तो होना ही नहीं था कि पेप्सिनोजन स्टोमक से रिलेटेड है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 बहुत सारे बच्चे डाउट आता है इसमें, कहीं पे एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का जिसमें आपको पूछा गया एलर्जिक रिएक्शन में आंसर ज्यादातर जगह पे यूसिनोफिल है और बेसोफिल भी ऑप्शन में है, तो उससे कंफ्यूजन होता है। लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को ऐसे पुट करना चाहिए, द ब्लड सैंपल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स विद एलर्जीज एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस हैव अ हाई काउंट ऑफ यूसिनोफिल, बिकॉज ये आपके बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप इनिशियल पेज में 280 में है, शायद 279, हाँ 280 में होना चाहिए। 280 में जो डायग्राम्स है न्यूट्रोफिल बेसोफिल, उसमें तुम देखना ठीक डायग्राम्स के ठीक ऊपर रेजिस्ट इन्फेक्शन लिखा हुआ है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है वो, ठीक है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन एलर्जी का अगर ऐसे पूछा मिला के, तब बेस्ट आंसर यूसिनोफिल होगा, ये मार्क करके आना। और एलर्जी जब पूछता है तो बेसोफिल भी होता, मास्ट सेल भी होता, यूसिनोफिल भी होता, वो तो होता ही है। तब जाके तीनों ऑप्शन दे देंगे तो कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है सभी को। ओके, लेकिन ऐसे अगर है तो यूसिनोफिल मार्क करके आना है आपको। ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्युमुलेट डीडीटी इन बर्ड्स। ये क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज से पूछा है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे डीडीटी एक्युमुलेट होता है बायो मैग्निफिकेशन होता है और धीरे धीरे हाई ट्रॉफिक लेवल में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो इसमें किल्स पैथोजन इन देयर ब्लड, causes sterility by affecting gametogenesis, causes spasticity of the muscles of the body. Okay, जिससे कि उसके स्पाज्म होता है, involuntary contraction को मीन करता है spasticity. Okay, तो यहाँ पे याद रखना C, क्योंकि जब भी DDT एक्युमुलेट होता है उसके बॉडी में, उसके एग फॉर्मेशन को हैम्पर करता है, ये भूलना मत। ओके, एग फॉर्मेशन को ज़्यादा हैम्पर करता है, तो इसमें आपको C मार्क करना था, और ये इन्वायरमेंटल इशू से है क्वेश्चन। एक DDT का एक देखना लिखा हुआ है उसमें 0.003 PPB ऐसे करके उठ के बढ़ते जा रहा है, 25 तक बर्ड में आ गया है, ठीक है, PPM। तो वो याद कर लेना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंक्रीजिंग वे में, कि जब भी बायोमैग्निफिकेशन होता है हाई ट्रॉफिक लेवल में हैम्पर करता है और बर्ड्स के एग फॉर्मेशन को ज़्यादा हैम्पर करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 आपको एनिमल टिश्यू से ही पूछा गया, पेज नंबर 101 के लास्ट में है, और ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस से भी रिलेटेड होता है, गैसेस से भी। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला, सिलेटेड एपिथेलिया एंड रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। हमेशा याद रखना कि जब भी सीलिया हमारे सिस्टम में काम करता है, तब हमें बोलता है ना कभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उसे गर्म पानी पीना चाहिए, कि सीलिया का मूवमेंट फास्ट होता है जब हम गर्म पानी पीते हैं, और वो हमेशा स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ ही मूव करता है। तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट पेयर आपको मार्क करना था कि कहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो यूट्राइन ट्यूब्स में है, यूट्राइन ट्यूब्स जिसे हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में है। ओके, या तो ओविडक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में है। तो ये दो ही बेस्ट आंसर था इसमें जो आपको मार्क करना था, बाकी नहीं आ रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट से पूछा गया, पेज नंबर 311 में है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन प्रेजेंट बिटवीन। 312 में तुम देखना बॉल एंड सॉकेट लिखा है, ग्लेनाइड कैविटी जो यहाँ पे है, आपने बार्बी डॉल से खेला होगा, बार्बी डॉल का इस जगह पे एक गड्ढा रहता है जहाँ पे हम हाथ ऐसे डाल देते हैं ना, दिस इज ग्लेनाइड कैविटी एंड दिस इज ह्यूमरस, दिस इज वन बॉल एंड सॉकेट। और हमारा पीछे तुम बार्बी डॉल में या कोई भी डॉल में तुम देखोगे लेग टूट जाता है, फिर हम ऐसे लगा देते थे ना छोटे में, तो ये जगह को बोलते हैं एसिटाबुलम, जो कि पेल्विक गार्डल का पार्ट है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन था फेमर एंड पेल्विक गार्डल। अगर पेल्विक गार्डल नहीं दिया रहता तो इसमें दिया रहता एसिटाबुलम, जिसे हम लोग बोलते हैं हिप जॉइंट, एसिटाबुलम। ओके, बाकी ये नहीं आ रहा कि ह्यूमरस और रेडियस अल्ना में ये नहीं होगा,
ठीक है, ह्यूमरस और ग्लेनोइड कैविटी रहता तब ये करेक्ट रहता, एसिटाबुलम नहीं होगा। यहाँ पर अगर ग्लेनोइड कैविटी लिखा रहता, ग्लेनोइड कैविटी जो कि पेक्टोरल गार्डल में है, इस एरिया में, तब जाके बॉल एंड सॉकेट आता है। यहाँ पे एक बॉल एंड सॉकेट है नीचे के पोर्शन में। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 194 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 भी आपको पेज नंबर 312 से पूछा गया, लोकोमोशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिसऑर्डर? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मार्क करना था। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिजीज है। टिटेनी इज बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम लेवल इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ लो एस्ट्रोजन, ये है लो एस्ट्रोजन के लिए। अगर हार्मोन वाइज ये तुम जानना चाहो तो लो पीटीएच, और उसका मेन रीजन अगर जानना चाहो तो लो कैल्शियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है स्केलेटल मसल में एक डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन के कॉन्फर्मेशन की प्रॉब्लम होने से ये होता है। हाल ही में एक मूवी भी बना था सलाम वेंकी, उसी के ऊपर। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिजीज से रिलेटेड है। ओके, लेकिन अभी कोई मूवी नहीं देखना, मूवी देखने का टाइम नहीं है, ठीक है। मैंने देखा था इसलिए निकल गया गलती से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 ये आपके बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर इन अ हेल्दी ह्यूमन इज ऑलवेज 120 mmHg, क्योंकि हमें पता है 120/80 जब हम बोलते हैं, दिस इज फॉर सिस्टोलिक एंड दिस इज फॉर डायस्टोलिक। ओके, ब्लड वेसल का। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 196 आपको उससे दिया गया है पेज नंबर 54 एनसीईआरटी 12 से। मैं सब बच्चों को मेरी बैच में जो है बोल चुकी हूँ, आपको भी बोल रही हूँ। आप पेज नंबर 54 निकाल के पर्चुरेशन के ऊपर वाले पार्ट में कुछ डाटा है कि हर एक मंथ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या बनता है, उसे सेपरेट करके एक बार याद कर लेना। तो इसमें द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटर्स एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड जब भी पूछेंगे 5th मंथ था इसमें, ठीक है, इसलिए इसमें आपको 5th मंथ मार्क करना है। पेज नंबर 54 एनसीईआरटी 12 ये रिफर करके एक बार रीडिंग करके रखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197 केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से है। इसमें आपको पूछा एनाबॉलिक हार्मोन, जो हार्मोन हमारे बॉडी में ग्रोथ कराता है। तो इंसुलिन ग्रोथ कराता है क्योंकि सेल में ग्लाइकोजन और फैट स्टोर करवाता है। ओके, टेस्टोस्टेरोन मेल में ग्रोथ करवाता है क्योंकि ये स्टोर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। ग्रोथ हार्मोन तो हमेशा ही ग्रोथ कराता ही है, स्टोर ही कराता है सामान को। एस्ट्रोजन डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते ऐसे कुछ भी। एनाबॉलिक फिर भी है क्योंकि मेमोरी ग्लैंड का डेवलप कराता है, इन दैट रेफरेंस एनाबॉलिक आ जाता है। कॉर्टिसोल लेकिन कैटाबॉलिक है। प्रोलेक्टिन एनाबॉलिक है, ये एनाबॉलिक आ जा रहा है, ये एनाबॉलिक आ जा रहा है, ये लेकिन कैटाबॉलिक है। ग्लूकागॉन अगर तुम देखोगे कैटाबॉलिक है। एड्रेनालिन कैटाबॉलिक है। नॉर एड्रेनालिन कैटाबॉलिक है। कैल्सिटोनिन पैराथॉर्मोन और कैल्सिट्रियोल का कैटाबॉलिक एनाबॉलिक से लिंक नहीं है बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ओके, तो इसीलिए कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे अगर देखो ये नहीं आ रहा है। तो समझ के एनाबॉलिक अगर पूछेंगे ग्रोथ के रेफरेंस में, कैटाबॉलिक अगर पूछेंगे जो ग्रोथ नहीं खर्च करते हैं, मतलब एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, तोड़ते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं उसे। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 में स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर्स ऑफ आर्टरी। अगर तुम आर्टरी को देखोगे, आर्टरी में 3 लेयर होता है, तो इसमें ये थिक होता है, थोड़ा सा यहाँ पे और थिक बनाना था, ये जगह थिक होता है। दिस इज ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया में ही ये स्मूथ मसल्स होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स होता है, तो ये इसके बेसिस पे बोल रहे हैं। ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरी, मिडिल लेयर। बाहर में एलसीटी होता है और इस जगह पे स्क्वामश होता है। दिस इज ट्यूनिका इंटरना स्क्वामश। दिस इज ल्यूमेन जहाँ पे ब्लड रहता है, यहाँ पे तुम्हारा रहता है स्क्वामश का, और एंडोथेलियम बोलते हैं। इस जगह पे स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर रहता है, इस जगह पे कोलाजन फाइबर स्कैटर्ड रहता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, 3 लेयर्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना एंड फिर ल्यूमेन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 में बहुत सिंपल है। मोनोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन हैज फाउंड इन आरएनए इज यूरासिल, बिकॉज हमें पता है कि यूरासिल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं। ये तो कर ही पाओगे। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 एनवायरमेंटल इश्यूज से है। इसमें कंप्रेस नेचुरल गैस इज मीथेन। मीथेन मार्क करना था क्योंकि हमें पता है कि सीएनजी में मीथेन ही होता है, और मीथेन को हम बहुत हाई प्रेशर में स्टोर करना चाहिए, इसलिए हम उसे पाइपलाइन में वो नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक पेट्रोल एंड डीजल। तो थोड़ा सा वहीं पे थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है सीएनजी यूज़ करने में। ओके, तो आज का फुल टेस्ट पेपर 1 हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।